नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और पंजाब केसरी टीवी में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नशा। नशे की अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम अब बढ़ती जा रही है। हमारे यंगस्टर्स की अगर हम बात करें तो वो नशे की चपेट में आसानी से फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, कैसे लोग इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। अगर कोई लोग इसके एडिक्टेड हो गए हैं, वो कैसे इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, इस पर खास बातचीत करने के लिए आज साइकेट्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर सुबोध हैं हमारे साथ, जो डी एडिक्शन सेंटर में काम करते हैं। रोज़ाना पेशेंट से बातचीत करते हैं जो एडिक्टेड हैं। डॉक्टर सुबोध, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, नशे की हम बात करने वाले हैं आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नशा अब बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ख़ास तौर पर यंगस्टर्स में। अब तो इवन स्कूली बच्चे भी जल्दी इसकी चपेट में आए थे। कैसे आप देखते हैं, डी एडिक्शन सेंटर में रोज़ाना पेशेंट आते हैं, कैसी ये प्रॉब्लम है, किस तरह से ये बढ़ रही है? ठीक है, हमारा डी एडिक्शन सेंटर अभी 30 साल तो हो ही गए, 34th ईयर है। तो बहुत सालों से हमारा सेंटर इधर काम कर ही रहा है इस एरिया में। तो हम लोग ग्रेजुअली क्या देख रहे हैं कि डिकेड वाइज देखेंगे तो हम ग्रेजुअली नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, जैसे कोई तंबाकू या बुक्की हो या हेरोइन हो या टैबलेट हो, स्लीपिंग टैबलेट हो या ट्रामाडोल या कोई भी इस तरह का सब्सटेंस का पेशेंट क्या प्रॉब्लम आता है, वो हमारे पास उनका आने का नंबर ग्रेजुअली बढ़ ही रहा है। तो अभी हम हमारे सेंटर में साल में 3000 से 4000 पेशेंट्स को तो नया केस को देखते हैं। तो 15,000 के आसपास फॉलोअप भी एक साल में देखते हैं हम। 4000 पेशेंट न्यू आते हैं डी एडिक्शन सेंटर में, ये नंबर तो बहुत बड़ा है। हाँ, ये नंबर पहले स्टार्टिंग में कम था, तो हम ग्रेजुअली नंबर बढ़ ही रहा है। तो ये नंबर तो अभी इस टाइम पे इतना नंबर तो आता ही है। और इनमें सभी देखेंगे तो ज़्यादा अल्कोहल का होता है, उसके बाद ओपियोइड हम बोलते हैं, उसमें हेरोइन, बुक्की या ट्रामाडोल या कोई और ओपियोइड रिलेटेड ड्रग्स का कोई प्रॉब्लम होता है, वो आता है। उसके बाद आता है हमारे पास बांग या कैनबिस हम लोग बोलते हैं, उसके नशा करने वाले। उसके साथ स्लीपिंग पिल्स और भी इस तरह का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, वो आते हैं। सर, नशे की अगर हम देखें तो कैटेगरीज हैं, अल्कोहल है, हेरोइन है, भांग है, चरस है। इस कैटेगरी को आपने कैसे बांटा हुआ है? जैसे जब पेशेंट आपके पास आता है तो इनको अलग अलग कैटेगरीज में इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे अगर कोई अल्कोहल पीता है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है उसके लिए छोड़ना, या कोई भांग का नशा करता है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। कैसे आपने इसको कैटेगरी में बांटे हैं और कैसे ट्रीटमेंट होता है? ठीक है, ये सब तो जैसे हमारा क्लासिफिकेटरी सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारा तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस और WHO का क्लासिफिकेशन है, उसके हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड किया हुआ है। उसका डायग्नोसिस भी उसी तरह से हम करते हैं। अभी हम लोग ICD-10 या ICD-11 यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से डायग्नोसिस बनाते हैं। उसके क्राइटेरिया कुछ होती है, तो उसमें फुलफिल होता है, उसका हम मैनेजमेंट करते हैं। मगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, पेशेंट्स या कोई भी आता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं, उसके हिसाब से वो डिवाइड होता है। कि जैसे मैंने बात किया था कि अल्कोहल है तो उनका प्लान ऑफ मैनेजमेंट अलग होगा, ब्रॉडली दवाई का, और वो है ओपियोइड है उसका प्लान ऑफ मैनेजमेंट अलग होगा। टोबैको है, टोबैको हम सिगरेट या चेनी केनी या कोई भी हम लेके चले, उसका मैनेजमेंट अलग होगा। स्लीपिंग पिल है, उसका मैनेजमेंट अलग होगा। बांग या कैनबिस का मैंने बात किया, उसका मैनेजमेंट अलग होता है। कोई भी सब्सटेंस का है, उसका ग्रुप ऑफ जैसे डिफरेंट क्लासिफिकेटरी सिस्टम के हिसाब से है, उसका मैनेजमेंट प्लान डिफरेंट होता है। तो उसके हिसाब से क्या मेन प्रॉब्लम है उसका हम मैनेज करते हैं। क्योंकि अभी कोई बंदा उसको सिंपल अल्कोहल का हो सकता है, उसको अल्कोहल तंबाकू भी हो सकता है, और उसको ओपियोइड रिलेटेड का भी प्रॉब्लम होता है, तो उसमें है तो मेजर प्रॉब्लम किसका है उसको हम हैंडल करते हैं। अभी माइनर है तो उसको भी हम साइमल्टेनियसली हैंडल करना कोशिश करते हैं। नहीं होता तो हम मेजर सब्सटेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके पहले उसको हैंडल करते हैं, उसके बाद उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसको सेकेंड में हैंडल करते हैं। तो हमारे में आप हैंडल मतलब स्टार्टिंग में शॉर्ट टर्म के लिए हम सिर्फ विड्रॉल सिम्टम्स और उसका मैनेजमेंट के लिए हैंडल करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं हम एंटी क्रेविंग या लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, उसमें हम लोग काउंसलिंग और वो सब भी चीज़ें ऐड करते हैं। क्योंकि लोगों को अपना कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लेके आना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल कब करना है, क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सब बात करते हैं। तो इसलिए हम लोग मोर और लेस हम लोगों ने इतना देखा हुआ है कि कोई भी बंदा हो वो अपने आप को हैंडल करने के लिए
6 महीने से 1 साल के आसपास उनको टाइम चाहिए होता है, इसलिए हम रेगुलरली फॉलोअप का इनक्रेज करते हैं। उसके बाद हम ऑन एंड ऑफ या वो कितना कॉन्फिडेंट है उसके हिसाब से वो कितना फ्रीक्वेंटली आ सकता है, उसके हिसाब से बाद में हम लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं और फॉलोअप भी करते हैं। डॉक्टर, सबसे डिफ़िकल्ट अगर हम नशे की बात करें, सबसे डिफ़िकल्ट जो व्यक्ति के लिए होता है कि वो छोड़ नहीं पाता उस नशे को, वो इतना आदी हो चुका है, ये क्या देखने में आया, कौन सा वो डिफ़िकल्ट नशा है? जैसे वो डिपेंड होता है कि कौन क्या यूज़ कर रहा है, ठीक है, और कितना मोटिवेटेड है, कितना अपने आप को बदलना चाहता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड तो यही है कि मोस्ट डिफ़िकल्ट टू सब्सटेंस टू क्विट वर्ल्ड वाइड में तो देखेंगे तो वो आपको तंबाकू मिलता है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कम कर देते हैं, कुछ लोग बंद कर देते हैं, मगर फिर से स्टार्ट कर देते हैं। लंबा टाइम के लिए बंद करना उसमें प्रॉब्लम आता है। और तो कोई भी है, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सबको अपना प्रॉब्लम मुश्किल ही लगता है और डिफ़िकल्ट भी होता है। एफ़र्ट करेंगे तो हो जाएगा, मगर एफ़र्ट करना रेगुलरली करते रहेंगे तो लंबा टाइम के लिए भी वो बंद कर सकते हैं या उसका प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। सर, तंबाकू की आपने बात करी, अब तंबाकू अलग अलग कैटेगरीज में मार्केट में बिक रहा है। जैसे अब कुलिप बहुत एक कूल वर्ड है, बहुत इजीली यंगस्टर्स कई बार लगाते हैं, तो ये तो कैंसर के चपेट में आ रहे हैं धीरे धीरे युवा, मतलब अब इसका यूज़ करते हुए तो उनको पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, तंबाकू का आपने तंबाकू का 2 तरह का होता है। एक तो स्मोकिंग वाला बोलता है, जैसे सिगरेट, बीड़ी, और ये नॉन स्मोकिंग होता है, वो चेनी केनी और ये सब है, कूलिप या कुछ भी आप बोल रहे हो, तो वो नॉन स्मोकिंग में आता है। तो दोनों तरह का है, दोनों में कैंसर का चांसेस ज़्यादा है। तो रेगुलरली यूज़ करेंगे तो तंबाकू का तो कैंसर का चांसेस बढ़ता ही है। तो मेन चीज़ें हैं कि ये इजीली अवेलेबल है तो लोग जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग तो इनको बोलते हैं गेटवे ड्रग्स बोलते हैं, क्योंकि इजी अवेलेबल है तंबाकू, अल्कोहल, तो स्टार्ट जल्दी होता है और दे लीड टू मोर केमिकल ड्रग्स और मोर ड्रग्स लाइक ओपियोइड, बेंजोडाइज़ेपिन, कैनबिस। सो वी कॉल टोबैको और दारू को बेसिकली हम गेटवे ड्रग्स बोलते हैं, क्योंकि वो इजी अवेलेबल है और स्टार्ट जल्दी हो जाती है। सर, पहले तो मेल ही नशे करते थे और नशे की कैटेगरी, लेकिन अब फीमेल भी नशे करने लगे हैं, वो भी काफ़ी आदी होने लगे हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ नशे के आदी हो गए हैं, जिसमें भांग, चरस, हेरोइन, उसकी कोई कैटेगरी है। आपने बताया कि 4000 न्यू पेशेंट आता है, तो यहाँ पे फीमेल्स कितनी आती हैं डी एडिक्शन सेंटर में? हमारे सेंटर में डी एडिक्शन सेंटर में अभी फीमेल्स का उतना ज़्यादा नंबर नहीं है, मगर हम लोगों को पता है कि बाहर लोग जा रहे हैं सब्सटेंस यूज़ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, फीमेल्स आ रहे हैं और बाहर प्राइवेट में देख रहे हैं, क्योंकि इधर ये भी हो सकता है हमारे में ज़्यादा मेल पेशेंट आते हैं और उनका नंबर ज़्यादा है, उसकी वजह से स्टिग्मा की वजह से नहीं आ रहे हैं। तो हमें अपना जैसे सेंसिटिव हो के वो सब थोड़ा बहुत चेंज प्लान कर रहे हैं, उससे हमें लगता है कि ज़्यादा पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स हमारे सेंटर में भी आना स्टार्ट हो जाए। मगर एडमिशन्स वगैरह होता रहता है रेगुलरली। हमें लगता है कि हमें आउट पेशेंट या बाहर ओपीडी में हम उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको एडमिट करके करना पड़ेगा, तो हम एडमिट भी करते हैं, होते रहते हैं एडमिशन्स। तो आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ शुरू कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि अभी सिर्फ 60 फीमेल ही आती हैं डी एडिक्शन सेंटर में, सोशल स्टिग्मा तो है, फीमेल ओपनली नहीं आ सकते, तो आने वाले टाइम पे आप ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे फीमेल भी आ सकें जो एडिक्टेड हो चुकी हैं? हाँ, हम लोग अपना सिस्टम को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चेंज तो लेके आ रहे हैं, उससे थोड़ा थोड़ा फीमेल्स आ रहे हैं, तो उनको हम जल्दी देख के जल्दी भेजने का प्लान भी करके उनको जल्दी जल्दी भेजना भी स्टार्ट तो किया है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा नंबर्स आ रहे हैं। हमारे इन पेशेंट केयर में भी हम लोग बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं कि फ़ीमेल वार्ड सेपरेट रहे और उनका मैनेजमेंट का टीम सेपरेट रहे, सो दैट उनको उतना स्टिग्मा और वो थोड़ा कम हो और उनका मैनेजमेंट थोड़ा आराम से हो और वो दे फील कंफर्टेबल इनसाइड आवर सेंटर। सर, एक मिथ है या ये मेरा एक सवाल है कि जो लोग हेरोइन का यूज़ करते हैं ड्रग्स के लिए, तो उनका ब्लड चेंज करना पड़ता है, मैंने ऐसा सुना है, ये मिथ है कि ये सही है? क्योंकि हेरोइन कहते हैं कि उनके खून में चले गई है, अब वो हेरोइन छोड़ नहीं सकते, मतलब वो हेरोइन का नशा छोड़ ही नहीं पाते हैं। ये तो मिथ है, इसका ब्लड का चेंज तो नहीं करता है, क्योंकि कोई भी ड्रग्स या सब्सटेंस लेते हो वो बॉडी में मेटाबोलाइज होता है, तो हम लोग फार्माकोलॉजी में 5 ऑफ लाइफ बोलते हैं कि उतना तक तो रहता है। तो जब उनका मात्रा कम हो जाती है मतलब बॉडी के अंदर, तो विड्रॉल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाती है। तो विड्रॉल सिम्टम्स को कैसे मैनेज करेंगे उसके हिसाब से वो शरीर से निकल भी जाएगा और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। ऐसे ब्लड चेंज करने का ज़रूरत नहीं है उसके मैनेजमेंट के लिए, वो तो मिथ है।
सर डाटा क्या है, जितने बच्चे डी एडिक्शन सेंटर में आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनमें से कितने लोग नशा छोड़ पाते हैं? उसका कोई डाटा है, कोई स्टडी पीजीआई ने अपनी तरफ से की है? नहीं, हमारे तरफ में उस तरह से नहीं है। ये तो सब हम लोग को कितना देखा है उस तरह से कितने लोग आ रहे हैं तो उनका तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20% कंप्लीट एब्सटेंट होंगे। तो 20 to 30 मतलब 1/3 होंगे कि उन्होंने कुछ कम कर दिया होगा, दे हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग बेटर सो दैट दे आर नॉट हैविंग प्रॉब्लम्स विद द सब्सटेंसेस। तो और 1/3 होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उनको मल्टीपल एडमिशन हो रहा होगा, इंटेंसिव वर्क करना पड़ेगा, बार बार एडमिट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जा रहा हो। तो लगभग वही है 1/3 के आसपास हमारे में अच्छे रिस्पॉन्ड भी कर चुके हैं। सर ये इंटरव्यू काफ़ी लोग देख रहे होंगे, उनका एक ही सवाल होगा कि नशा छुड़वाने के लिए डॉक्टर करते क्या हैं? अगर कोई लोग एडिक्टेड हैं और ये इंटरव्यू देख रहे हैं कि डॉक्टर करते क्या हैं, एक प्रोसेस कैसे शुरू होता है, अगर उनको आप बताना चाहें। ठीक है, हम लोग जब भी पेशेंट्स आते हैं हम लोग उनको असेस करते हैं, पहले क्लिनिकल असेसमेंट होता है और हम ऑब्जेक्टिवली टेस्ट करके कि शरीर में क्या क्या सब्सटेंस है उसका भी हम टेस्ट करते हैं। उसके हिसाब से स्टार्टिंग पीरियड में हम उनका थॉट को हैंडल करते हैं। वो कौन सा नशा होता है, उसका बॉडी में कितना दिन तक रहता है, उसके हिसाब से वो 10 days to 15 days या 2 to 3 weeks उसका हो सकता है। उसके बाद हम लॉन्ग टर्म का बात करते हैं। उधर हम लोग इंटरवेंशन बहुत फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों यूज़ करते हैं। तो एंटी क्रेविंग एजेंट्स होते हैं तो उसको दवाई का, और नॉन फार्माकोलॉजिकल भी होता है, दोनों में वर्क करेंगे तो दोनों को फॉलो करेंगे तो एब्सटिनेंस या उसका कम करना या कुछ बेहतर होने का चांसेस होगा। सर जैसा कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में देखा गया है कि नॉर्मली जो ड्रग एडिक्टेड हैं वो जाते नहीं हैं क्योंकि उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। लेकिन एडिक्शन सेंटर में, जो डी एडिक्शन सेंटर है, यहाँ पर जो लोग आते हैं वो कैसे ये नशे छोड़ सकते हैं? मतलब उनको भी ऐसा टॉर्चर सहना पड़ता है? जैसे हमारा तो डी एडिक्शन सेंटर है, रिहेबिलिटेशन इस वो सेंटर्स को हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म केयर के लिए रखते हैं, तो लंबा टाइम के लिए। हम लोग तो शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं कि विड्रॉल मैनेजमेंट और इंटेंसिव मैनेजमेंट करके उसके बाद हम ओपीडी में ही ज़्यादा मैनेज करते हैं। तो हमारे पास रिहेबिलिटेशन केयर सेंटर नहीं है, तो हम लोग तो सिर्फ इनिशियल पीरियड का मैनेज करते हैं इन द इन पेशेंट केयर। उसके बाद हम ज़्यादा हमारा एफर्ट होगा आउट पेशेंट में मैनेज करने का। और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और होंगे वो बाहर है, इफ़ दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंटिटी, उसमें जाना सही नहीं है। उसमें बहुत मीडिया रिपोर्ट्स भी, हमें भी पता है कि उनको गलत मतलब क्या क्या करते हैं वो सब तो सबको पता है, तो हम लोग उसको एनकरेज नहीं करते। सर जैसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि डी एडिक्शन सेंटर में जो पेशेंट आ रहे हैं, अब क्या आप देखते हैं चेंजेस क्या आए हैं कि ड्रग्स का यूज़ बढ़ा है और छोटे छोटे बच्चे भी अब इसकी चपेट में आ रहे हैं? हाँ, जैसे हम लोग ग्रेजुअली हम वही देख रहे थे कि उनका यूज़ स्टार्टिंग ऑफ द सब्सटेंसेस कम हो रहा है। ठीक है, पहले वो 20s में हो रहे होंगे, अभी 10s में यूज़ कर रहे हैं, मगर उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर प्रॉब्लम होगा वो अभी 20s में प्रॉब्लम होता है उस टाइम। जैसे हमारा पॉपुलेशन है अभी 20 to 30, उसमें ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, उसमें है कि उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, तो उससे पहले ही उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यूज़ करना और प्रॉब्लम आने में टाइम लगता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देख रहे हैं 20 to 30, पहले वो होता था 30 to 40 में ज़्यादा लोग आते थे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और आते हैं, अभी वो 20 to 30 में। उससे हमें ये लगता है कि जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद प्रॉब्लम आता है तो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए और वो सब के लिए आते हैं। सर आप साइकेट्री डिपार्टमेंट से हैं, आप साइकोलॉजी जानते हैं, तो जब जितने भी आप पेशेंट से आप जब उनकी काउंसिल करते हैं तो क्या देखते हैं उनकी साइकोलॉजी पे? उन्होंने नशा यूज़ करना कब स्टार्ट किया, क्या इसका पर्टिकुलर एक रीज़न कि जो आम देखने को मिला? जैसे हम लोग तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखते हैं कि क्यूरियोसिटी ये होता है लोगों में, कि क्यूरियोसिटी में यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को ये नहीं पता होता जब यूज़ और जब प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जब प्रॉब्लम होता हो तो क्या करना है। ठीक है, जब उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसके बाद लेके आते हैं, उसमें उनको वर्क करना, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। मगर जल्दी आते हैं तो जल्दी एफर्ट करेंगे, उनका प्रोग्नोसिस भी अच्छा होता है कि वो ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करें और जल्दी फॉलो करेंगे तो उनका अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। लेट आते हैं उसमें एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा तो प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं आता। एक एडवाइस सर, जो लोग ड्रग एडिक्टेड हैं या नशे छोड़ना चाहते हैं स्पेशली, उनको कोई एडवाइस आप देना चाहें? उनके लिए यही एडवाइस है, ये एनीवन कोई भी दवाई को छोड़ना या नशे को छोड़ना चाहता है वो एफ़र्ट करेगा तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, मगर एफ़र्ट करना पड़ेगा। सिर्फ दवाई से ही
हो जाएगा वो नहीं है, दवाई के साथ कुछ अपने में भी बदलाव लेके आना पड़ेगा। उसमें लाइफस्टाइल में भी हो सकता है, अपने आप को कैसे कंट्रोल करें सिचुएशन में, कहाँ पे उनको नशा लेने का इच्छा होगा, उस सिचुएशन को उन्होंने कैसे अच्छी तरह से हैंडल किया, वो डिसाइड करेगा उनका लंबा टाइम तक वो नशे से दूर रहेंगे। तो एफर्ट करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा, यही बोलना। तो डॉक्टर सुबोध ने जैसा कहा कि एफर्ट करेंगे तो आप भी नशा छोड़ पाएंगे। इसको लेकर हमने विस्तृत बात की उनसे, कई सवाल हमारे मन में भी थे, कई लोगों के भी मन में थे जो हमने ये सवाल पूछे उनसे, कैसे जो लोग ड्रग एडिक्टेड हो चुके हैं वो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो वो डॉक्टर सुबोध की इस राय को ज़रूर अपने जीवन में अपनाएं। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।